हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ गया है हमला अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट आ गया है। चलिए, ये है लेंस की क्षमता। लेंस की जो क्षमता है यानी पावर ऑफ अ लेंस। क्षमता को कई बार बोल देते हैं, दूसरे शब्दों में योग्यता कह देते हैं। क्षमता, योग्यता, ये जुड़े हुए शब्द हैं। क्षमता से मतलब है कि लेंस का कोई ऐसा नंबर जिसके आधार पर लेंस या लेंसों को वर्गीकृत किया जा सके, यानी लेंसों को वर्गीकृत किया जा सके या लेंस की क्षमताओं की एक सारणी बनाकर ये पता लगाया जा सके भाई कौन सा लेंस किस क्षमता का है, और एक सारणीबद्ध तरीके से जो है उसको गिन के रखना। कुल मिला के लेंसों को गिन के रखना क्षमता के आधार पर। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत बेसिकली पड़ती है चश्मों में, आँख की बीमारियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहे तो हम किसी भी लेंस के बारे में सकते हैं, किसी भी लेंस की एक क्षमता होती है, लेकिन सामान्यतः इसको आँखों के जो डॉक्टर होते हैं वो इसको रखते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आँखों के डॉक्टर जो है आँखों पर लेंस लगाकर या जांच करके ये सारणीबद्ध तरीके से ये बताते हैं कि भाई कितनी क्षमता का लेंस जो है आपको लगाना है, तो वहाँ पर ये चीज़ काम आ जाती है। तो कुल मिलाकर लेंस की क्षमता कैसे परिभाषित होती है, तो बिल्कुल सरल सा इसका सूत्र है। लेंस की जो क्षमता है वो होती है 1/, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक, सूत्र लिख के और जांच करके देखते हैं कि कौन से लेंस की क्षमता कैसी होती है और उसका काम क्या है, क्या क्या कर सकता है लेंस, ये देखते हैं। चलिए, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। मैं ये कौन सा पॉइंट है ये लिखूँगा, अभी देखो। ये है 953 953 953 लेंस की क्षमता। तो कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस, ये भी कह सकते हैं। ठीक, क्या परिभाषित हुई पावर? पावर परिभाषित हुई 1/, फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ ये क्या है, ध्यान रहे, ये है मीटर में फोकस दूरी। ठीक, सामान्यतः लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है और बच्चे यही गलती करते हैं। सेंटीमीटर में ही फोकस दूरी होती है, उसी में रख देते हैं, उत्तर निकाल देते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे कि लेंस की फोकस दूरी किस में है, ये मीटर में लेंस की फोकस दूरी है, ये है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है, इसे लिखते हैं डी। ठीक, डी से मतलब है डायोप्टर, और हिंदी में लिखते हैं इसको डाईऑप्टर। डाईऑप्टर है ना। आफ्टर लिख दिया मैंने, देखो है ना, ठीक से करके ठीक से लिखते हैं, डाईऑप्टर नहीं बल्कि छोटा प, डाईऑप्टर, ये आ गया, देखो ऐसे। ठीक, तो डी जो है मात्रक हो गया क्षमता का, और 1/, फोकस दूरी या फोकल लेंथ हो गई लेंस की क्षमता। ठीक, काम क्या है? दो तरह के लेंस हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हमारे पास अवतल लेंस, और एक होते हैं हमारे पास उत्तल लेंस। थोड़ा सा अगर इस बात पर विचार कर लें कि भाई अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, जैसा कि हमने कहा, आँख
की बीमारियों को ठीक करने में ये काम करता है। तो उत्तल लेंस का कौन सा रूप, उत्तल लेंस का वह कौन सा प्रतिबिंब या कौन सी स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब जिस पर ये चीज़ें काम आती हैं सामान्यतः। अब यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी होता है। ये होता है प्राथमिक फोकस और ये होता है द्वितीयक फोकस। और इसके बीच में अगर कहीं वस्तु, लेंस और प्राथमिक फोकस के बीच में अगर कहीं वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। एक वस्तु जो है पीछे हटाने पे देखते हैं मिलती है, और एक जाती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे ये प्रकाशिक केंद्र से पहुंचेगी तो पीछे हटाने पर ये मिल जाती है ऐसे, ठीक। और इधर कहीं आंख लगा कर देखते हैं, ठीक, तो यह वस्तु बड़ी दिखाई देती है, यह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। आवर्धन कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं आवर्धन कांच, आवर्धन, आवर्धन है ना। देखो क्या लिख दिया, आवर्धन के बजाय आधन लिख दिया, आवर्धन कांच, ठीक। आवर्धन कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक, ये इसका नाम हो जाता है। अब आवर्धनित कांच भी कह सकते हैं, आवर्धनित कांच, दो नए लगा दिए, देखो मैंने, आवर्धन हो गया, देखो आवर्धनित कांच कह सकते हैं, आवर्धन वाला कांच कह सकते हैं। अंग्रेजी में नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये वही रूप है जिसमें उत्तल लेंस में बड़ा दिखाई देता है। जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में या हाथ देखने वाले जो ज्योतिष टाइप के लोग होते हैं वो रखते हैं इसको, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर वस्तु बड़ी दिखाई देगी और थोड़ा दूर दिखाई देगी। अब आँख में ये बीमारी होती है अगर कि भाई बहुत पास की वस्तु को हम देखना चाहते हैं और हमारा जो आँख है हमारी वो पास की वस्तु को नहीं देख पा रही है, तो पास की वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना लिया जाता है, थोड़ा सा दूर बना लिया जाता है तो देख लिया जाता है, ठीक। तो ऐसे में अगर कोई वस्तु आँख के बहुत पास है और मुझे नहीं दिख रही है, मान लीजिए मैं यहाँ से इतनी दूर से पास का देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे प्रतिबिंब यहीं पे बनाना पड़ेगा। और कोई वस्तु मान लो यहाँ रखी हुई है पास में, तो पास की वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना के आँख से दिख जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के जिन लोगों की निकट दृष्टि सही है, यानी दूर दृष्टि दोष है, ये कहते हैं दूर दृष्टि दोष। भाई दूर दृष्टि ठीक है, दूर दृष्टि ठीक है तो निकट दृष्टि में प्रॉब्लम है, तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के निवारण में ये कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की दृष्टि ठीक है लेकिन निकट की दृष्टि में समस्या है, तो इसलिए दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम ये कह सकते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी आंख में कौन सी बीमारी किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक। अब अवतल लेंस का कुछ थोड़ा सा मामला उल्टा है। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की चीज़ों को पास ले आता है, ऐसे ये ले लेते हैं प्राथमिक फोकस और ये ले लेते हैं द्वितीयक फोकस, और यहाँ बनाते हैं। तो इसका चित्र हम बनाना जानते हैं बहुत अच्छे से। देखो क्या गलती हुई है, कितनी भयंकर गलती हुई है। इसमें द्वितीयक फोकस कुछ नहीं होता। समझ रहे हो, लाइनें तिरछी खिंच जाती हैं। ये हो गया और एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, ये आ गया, देखो ये बन गया चित्र, यानी दूर की वस्तु को पास लाने में, यानी निकट की दृष्टि ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि ठीक है, दोष जो है वो दूर वाली में है, यानी बहुत दूर की चीज़ें मान लो नहीं दिखती, मान लीजिए बहुत दूर की चीज़ें नहीं दिखती, ठीक, तो क्या करें, उन्हें पास ले आते हैं, ठीक। निकट दृष्टि दोष, यानी निकट हो गई है दृष्टि, निकट हो गई है, दूर वाली दृष्टि पास आ गई है, तो इसका मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखती, पास आ जाए तो दिखती हैं, तो दूर की चीज़ों का प्रतिबिंब पास बना दिए जाते हैं। तो इस केस में कैसा लेंस लगेगा, कॉनकेव, यानी जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, देखो देखो दूर का नहीं दिखता, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखूंगा,
यदि, ठीक, तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण है ये लेंस। और ये लेंस क्या कह रहा है? पास का नहीं दिखता, बहुत पास का नहीं दिखता, या कह सकते हैं आंख के पास का नहीं दिखता। देखो बिल्कुल सिंपल सी भाषा लिखूंगा जिससे तुम्हें बिल्कुल याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो उसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आँखों के निवारण में ये चीज़ काम आती है, और समझ में आई गया, ये इसका सूत्र है, ठीक। ये इसका मात्रक है डायोप्टर, फोकस दूरी मीटर में है। ध्यान रहे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो यहाँ एक ही गलती होती है, एक मीटर में फोकस दूरी नहीं लगाते हम जल्दी में, एक फोकस दूरी का निशान नहीं लगाते हम। फोकस दूरी का निशान आप जानते हैं, इसकी जो फोकस दूरी है ये कैसी है? इसकी फोकस दूरी कैसी है? उत्तल लेंस के लिए ये है धनात्मक, और अवतल के लिए कैसी है? सवाल करने में बस इन बातों का ध्यान रखना है, इसकी है ऋणात्मक। ये इसमें सावधानी रखने वाली बात है। अब जैसे देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल बता देता हूँ, उदाहरण लिखता हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखो इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर भी लिख देते हैं। लेंस की पावर होती है 1/, फोकस दूरी, और ये होती है डी में यानी डायोप्टर में। फोकस दूरी मीटर में कितनी होगी? 0.5, ठीक। और होती कैसी है? प्लस में। तो उत्तर हो गया +2 डायोप्टर, ऐसे लिखा जाता है उत्तर, ठीक, +2 डायोप्टर। अगर इस लेंस को अवतल कर दूं तो -2 डायोप्टर। तो यानी यहाँ पे प्लस और माइनस के निशान लगाए जाते हैं, ये ध्यान रहेगा, ठीक। और डी क्या है? डायोप्टर है, इसको भी बता दिया जाता है कि जो डी है वो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है पावर का, डायोप्टर में है, ठीक। तो बिल्कुल सरल सी बात थी, लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं। एनसीईआरटी के एक उदाहरण में यहाँ पर लेंस की क्षमता पूछी है। उदाहरण नंबर 9, 8 का पहला पार्ट है ये। एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 9, 8 का ये पहला पार्ट है। ये कहना जी फोकस दूरी जो है लेंस की +5 मीटर है, +5, 0.5 मीटर है। अभी अभी जो हमने किया, ठीक है, मीटर में लिख देता हूँ ऐसे। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? 1/0.5, ये हो जाएगी +2 डायोप्टर। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक, निकल गई क्षमता। तो ये सिंगल लेंस है। लेंस अगर जोड़ेंगे, अभी जैसे बात करूंगा मैं लेंस के संयोजन कैसे होते हैं, तो उस पर भी ये चीज़ काम करती है, उस पर भी लगा देंगे इसको, ठीक है। चलिए अब चलाते हैं लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। लेंस संयोजन की फोकस दूरी,
लेंस संयोजन। तो यहाँ पर काम करते हैं कि लेंस जो है वो संपर्क में रखे हैं, पतले लेंस, पतले लेंस इस पर ये लागू होगा और लेंस के बीच में जो दूरी है वो शून्य मानी जाएगी, यानी लेंसों के केंद्र संपाती होंगे। लेंसों के केंद्र संपाती। तब हम ये सूत्र बना लेंगे, संपर्क में रखे हुए लेंसों की फोकस दूरी कितनी होती है। तो चित्र से इसको बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि इस सूत्र को याद कर लेते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में इस सूत्र का डेरिवेशन आता है, यानी निगमन जिसे कहते हैं हिंदी में, निगमन करना आता है, यानी इसका डेरिवेशन बनाना आता है। तो बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं कि अपना 1.5 नंबर खो देते हैं, क्योंकि 2 नंबर में सवाल आता है, छोटा सा सवाल है, आधा नंबर मिल जाएगा, सूत्र लिख दिया, 1.5 नंबर गायब हो जाता है। तो ध्यान रहे, सूत्र के निगमन पर ध्यान देंगे, सूत्र के निगमन को ही सीधे समझेंगे और याद करेंगे। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एक प्रकाशिक अक्ष। ये बना लेते हैं प्रकाशिक अक्ष। हो गया। प्रकाशिक अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सामान्यतया दर्पणों में इस्तेमाल होता है, प्रकाशिक अक्ष लेंसों में इस्तेमाल होता है। यानी जब एक माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है, लेंस में से होकर निकल जाता है, तो उसे प्रकाशिक अक्ष कहते हैं, क्योंकि उस पूरे अक्ष पर प्रकाश रहता है। बात को समझ रहे हैं कि लेंसों में प्रकाशिक अक्ष क्यों कहा गया। मान लीजिए प्रकाश लेंस से होकर आगे गुजर जाता है तो पूरे अक्ष पर प्रकाश रहता है। मुख्य अक्ष कहा गया दर्पणों में, क्योंकि दर्पणों में यह अक्ष केवल गणनाएं करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रकाश आता तो है लेकिन दर्पण में से परले पार नहीं निकलता। इसलिए प्रकाशिक अक्ष जो शब्द है वह लेंसों के लिए इस्तेमाल होता है सामान्यतया। कुछ किताबों में कहीं कहीं पर दर्पणों में भी इसे प्रकाशिक अक्ष कह दिया जाता है और इसका इस्तेमाल दर्पणों में भी प्रकाशिक अक्ष का इस्तेमाल कर देते हैं और लेंसों में भी मुख्य अक्ष का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रकाशिक अक्ष वह है जिस पर प्रकाश है। दर्पण में पूरे अक्ष पर प्रकाश नहीं रहता। अब धारणाओं को ठीक करें। चलिए, ये हो गया प्रकाशिक अक्ष। अब संपर्क में रखे 2 लेंस, संपर्क में रखे 2 लेंस हैं और बड़ा सामान्य सा सूत्र बना लेंगे। सबसे पहले केंद्र संपाती हैं तो इस बिंदु को P मान लेते हैं, क्योंकि दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है वह ना के बराबर है, वह नगण्य है। अब लेंस बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से दोनों लेंस की फोकस दूरी के नाम बता देते हैं। इसकी फोकस दूरी है f1 और इसकी फोकस दूरी है f2। दोनों की फोकस दूरी आ गई। इसको मान लेते हैं प्रथम लेंस, इसे मान लेते हैं द्वितीयक लेंस। ठीक, यानी ये जो लेंस है ये है प्रथम लेंस और ये है द्वितीयक लेंस। ठीक, अब हम जानना चाहते हैं कि अगर ये लेंस संयोजन एक अकेले लेंस की तरह कार्य करे तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी या इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, जो भी दोनों शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। लेकिन शर्त इसमें क्या है? शर्त इसमें क्या है कि लेंस पतले हैं, लेंस पतले हैं और लेंसों के केंद्र संपाती हैं, यानी लेंसों के बीच की दूरी जो है वह बहुत कम है, तब ये सूत्र काम करेगा। ठीक, चलिए अब मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ रख देते हैं। यह वस्तु O। इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस f1 से बनाते हैं, तो इसका पहला प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है
I1 पे। ठीक, तो I1 बिंदु वस्तु O का लेंस प्रथम लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। तो क्या लिख दें, I1 बिंदु वस्तु O का प्रथम लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। अतः 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1, यह है हमारा पहला समीकरण है। और ये जो दूरी है, देखिए जहाँ पर यह प्रतिबिंब बना हुआ है लेंस के बिल्कुल बीच में से, ये जो दूरी है ये है, हमने मान लिया इसको V1। बिल्कुल सरल। और जो वस्तु रखी थी वो कहाँ है, वो हमने कर दी U पे। ये वस्तु जो है लेंस संयोजन से बिल्कुल बीच में से हमने U पे रख दी, क्योंकि हमने मान लिया कि भाई जो बिंदु P है यही केंद्र बिंदु है। अब इसके बाद यह प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना। अब दूसरा लेंस इस प्रतिबिंब को वस्तु की तरह मानेगा। दूसरे लेंस के लिए यह आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब दूसरे लेंस के लिए I1 आभासी वस्तु की तरह मानकर अंतिम प्रतिबिंब के लिए, यानी दूसरे लेंस के लिए I1 आभासी वस्तु की तरह मानकर अंतिम प्रतिबिंब के लिए। अब दूसरा लेंस अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, दूसरे लेंस के लिए। तो देखिए ये हो गई वस्तु, तो ये कह रहा है कि दूसरा लेंस जो है इसे यहाँ बनाएगा। ये हो गया दूसरे लेंस के लिए, ये मान लिया V पर। और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, F2। तो दूसरे लेंस का समीकरण क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/V1 1/F2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये दूसरे लेंस के लिए है, क्योंकि दूसरे लेंस ने इस प्रतिबिंब को एक आभासी वस्तु की जगह माना है, तो वस्तु की जगह लग गया। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ V पर बना दिया गया। ठीक, इसको V माना। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ देने पर या लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से ऐसे लिख सकते हैं। देखो, दोनों पक्षों को जोड़ देने पर ये V1 कटेगा। जो V1 है ये वाला, ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/V माइनस 1/U 1/F1 प्लस 1/F2, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, U, ये है वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति। V क्या है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। और दोनों के जगह जो फोकस आना चाहिए वो कितना आ गया, 1/F1 प्लस 1/F2। तो क्या लिखेंगे, लेंस संयोजन की फोकस दूरी
1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, अब जितने चाहे लेंस ले लें तो क्या बना देंगे, 1/f3 1/fn, ये बन गई। देखो जितने चाहे लेंस लगा लो, ठीक, लेकिन शर्त यह है कि वह लेंस बहुत पतले हों और सभी के केंद्र संपाती हों, यानी एक केंद्र उनका एक ही मान लिया जाए तब। ये बन गया सूत्र हमारा। तो इस सूत्र का निगमन जो है करके सीखना है, उसको याद भी करना है, क्योंकि निगमन आता है परीक्षा में। मान लीजिए हम ये लिख दें सीधा कि दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी बताइए या उसका सूत्र बनाइए या निकाल के बताइए, ये 2 नंबर में सवाल आता है। तो हम ये सूत्र, ये फॉर्मूला लिख देते हैं बस, तो इस पर हमें आधा ही नंबर मिलता है, 1.5 नंबर हमारा कट जाता है। तो इसलिए पूरा सूत्र बना के इसको तैयार करेंगे आप। ठीक, अब अगर लेंसों के बीच में कुछ दूरी हो तब हम वहाँ से प्रथम लेंस से फोकस दूरी उस संयोजन की कैसे निकालते हैं। ठीक, अब लेंसों के केंद्र संपाती हों, इस बात को हटा दीजिए। चलिए अब देखते हैं, फिर से बना लेते हैं प्रकाशिक अक्ष। ठीक, और दो लेंसों के बीच में कुछ दूरी बना लेते हैं ऐसे, और इस दूरी को अपन d लिख देते हैं। ठीक, और इस फोकल लेंथ, इस वाले पहले लेंस की फोकल लेंथ को f1 और इसको f2 कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं O, और पहले प्रतिबिंब इस लेंस से बना लेते हैं जिसे अपन कहते हैं I1, दूसरा प्रतिबिंब इस लेंस से बना लेते हैं जिसे अपन कहते हैं I। ठीक, अब यहाँ पर जो बीच की दूरी है d, हमें इस लेंस संयोजन की फोकस दूरी चाहिए। तो फोकस दूरी के लिए क्या करते हैं, बिंदु वस्तु O को अनंत पे कर देते हैं। बिल्कुल सरल सा मामला हो जाएगा। अगर हम इसे अनंत पे कर देंगे तो यह I1 जो है यहाँ से f1 पे बन जाएगा ऐसे, और जो यह दूरी है थोड़ी सी, यह बचेगी d माइनस f1। अब यह दूरी इस लेंस के लिए वस्तु, आभासी वस्तु का काम करेगी और अंतिम प्रतिबिंब I पे बन जाएगा। तो अंतिम प्रतिबिंब I की यहाँ से कुल दूरी बता देंगे तो वह हो जाएगी इसकी कुल फोकस दूरी, क्योंकि वस्तु जो है अनंत पर है। पहले लेंस ने अनंत से आ रही किरणों को, प्रकाश किरणों को अपने फोकस पे फोकस कर दिया, क्योंकि अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे आता। तो इसका मतलब यह है I1 जो है फोकस पे हो गया पहले लेंस के हिसाब से। दूसरे लेंस में कुल दूरी कितनी है, d, तो d माइनस f1 हो गई और प्रतिबिंब I पे हो गया। यानी I जो है फाइनल फोकस दूरी है ऐसे, जहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दूसरे लेंस से है। अगर पहले लेंस से निकालेंगे तो कितनी बनेगी फोकस दूरी, इसमें d जोड़ना पड़ेगा हमें। आप समझ रहे होंगे, ये जो f लिखा मैंने ये इस वाले लेंस से है। तो कुल मिला के दूसरे लेंस पर अगर आप सूत्र लगा दें, दूसरे लेंस के लिए
तो यहाँ पर देखिए दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है वह साफ दिख रहा है। अगर हम चित्र में देखें अपने तो वो माइनस की है, तो उसे u की जगह लगा देंगे और माइनस, और ये फोकस दूरी जो यहाँ से दिखाई दे रही है ये f हो गई, और इस लेंस ने ये किया ये f2 हो गई। ठीक, चिन्ह पद्धति में वैल्यू डालने पर तो f का मान आ जाएगा 1/f2 माइनस 1/d माइनस f1। ठीक, अब यहाँ से जब f का मान निकालेंगे तो हमने कहा कि ये f देखिए इस लेंस से यहाँ तक का है, बस यही है इमेज यानी प्रतिबिंब, इसी को मैंने f कहा। लेकिन हमें वो f चाहिए जो इस लेंस से हो, तो इसमें हम d को जोड़ेंगे बाद में, पहले f को निकाल लेते हैं। तो f का मान आ गया हमारे पास f2 d माइनस f1 d माइनस f1 माइनस f2। ठीक, अब लिखते हैं संयोजन की फोकस दूरी प्रथम लेंस से। ये किससे है फोकस दूरी? ये है फोकस दूरी द्वितीयक लेंस से। द्वितीयक लेंस से कोई पूछेगा तो ये आ जाएगी, द्वितीयक लेंस से है ये, यहाँ से यहाँ तक की है। अब अगर फोकस दूरी प्रथम लेंस से पूछे तो प्रथम लेंस से फोकस दूरी, ठीक, उसे क्या लिखते हैं? उसे लिख देते हैं एफ डैश। क्या बना दिया उसको? एफ डैश। तो एफ डैश कितनी दूरी है जरा देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है एफ डैश, ऐसे पहले वाले लेंस से भी आ जाएगी। तो क्या करें एफ डैश में? एफ डैश में कर दें एफ प्लस डी, क्योंकि लेंस के बीच में डी दूरी है। चलिए अब वैल्यू लगा लेते हैं इस एफ की, f2 d माइनस f1 बटे d माइनस f1 माइनस f2 प्लस d। इसको हल कर लेते हैं। f डैश बराबर f2 d माइनस f1 f2, ब्रैकेट खोलते हुए चलते हैं, d स्क्वायर माइनस डी f1 माइनस डी f2, और पूरा लघुत्तम लिखा पड़ा है डी माइनस f1 माइनस f2। हाँ, अब कुछ कट रहा है तो काटिए। डी f2 ये रहा, देखो ये कट गया, ठीक, और डी जो है स्क्वायर में आ गया तो डी माइनस f1 हो गया, और इधर माइनस में f1 f2 हो गया, और इधर d माइनस f1 माइनस f2 हो गया। तो ये देखो ये चीज़ जो बन के आई है, ये आई है हमारी पहले वाले लेंस से। ठीक, किताबों में आप एक सूत्र देखेंगे इस तरीके से 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। आप देखेंगे लेंस के बीच की दूरी d बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसी में, और कहते हैं जी ये फोकस दूरी है। ये सूत्र गलत है, ये काम नहीं करता। कहीं इसको याद कर लें और कहीं लगा दें आप अपने सवाल में, ये सूत्र गलत है, ये काम नहीं करता। ये बस एक ही तरीके से काम करता है जो कि होता नहीं है। ये कह रहा है अगर d जो है f1 प्लस f2 है, ठीक, तो ये काम करता है, अन्यथा ये काम नहीं करता। तो इस सूत्र को याद नहीं करना, ठीक, ये विधि है, ये जो विधि है ये है विधि, ये है वो सूत्र।
पहले लेंस से फोकस दूरी ये है, दूसरे लेंस से फोकस दूरी ये है। ये अगर याद हो सके तो इसको याद करना, या फिर इसको निकालने का तरीका समझ लेना। सवाल आए उस पर लगा देना, डी का मान बताएगा, F1 F2 बताएगा, लगा देना, इस पर कोई दिक्कत नहीं। या फिर लगा देना समीकरण दोनों, ये वाली भी, बाद में इसको सॉल्व करके उत्तर बता देना। ये कोई सूत्र नहीं है, ये कहीं नहीं है, इसका कोई निगमन नहीं होता, ये ड्राइव नहीं होता। ये सिर्फ एक शर्त होती है, अगर डी F1 प्लस F2 है तो फोकस दूरी अनंत आ जाती है, ये वो होता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक, तो किताबों में आपको, प्राइवेट किताबों में ये मिलेगा कहीं कहीं पर। ठीक, इसके हिसाब से कोई सवाल नहीं करना है। ओके, चलिए